जी बच्चों, डिसऑर्डर ऑफ लंग्स में हमने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बच्चों, जैसे कि आपको क्रॉनिक का वर्ड के बारे में पता है, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होना या लॉन्ग टर्म किसी डिजीज़ का होना। तो बेसिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये कंसीडर किया जाता है एज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के तौर पे। ठीक है, इसके काजेस अगर हम डिस्कस करें, व्हाट आर देयर काजेस, तो इसके मेन काजेस में बच्चों क्या आते हैं? मेन काजेस के अंदर बेसिकली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आ जाता है इरिटेंट्स का, जैसे कि कोई सिगरेट स्मोक हो सकती है, कोई पोल्यूशन एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, या इंडस्ट्रियल डस्ट हो सकती है। तो इसके मेन काजेस में बेसिकली क्या है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है किन चीज़ों का? स्मोकिंग का। ठीक है, सिगरेट स्मोक जो होती है, सिगरेट स्मोक आ जाएगी इसमें। इसके साथ साथ पोलूटेंट्स हैं, इसके साथ एयर पोल्यूशन, और ये इसके अलावा क्या आ सकता है? इंडस्ट्रियल डस्ट आ सकती है। तो ये इसके 3 मेन काजेज़ हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है इसका इफ़ेक्ट। मतलब कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बेसिकली आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ नर्विंग मिलती है, नर्विंग ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड नर्विंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स ऑफ लंग। यानी फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह मौजूद होती हैं, उनमें पहले नंबर पे तो स्वेलिंग शुरू हो जाती है, दूसरे नंबर पे वो तंग होने लग जाती हैं। इसी के साथ साथ जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाती है। यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस यहाँ पे क्या होने लग जाता है? प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। और ये बीमारी जो है ये 3 महीनों से लेके 3 मंथ से लेके 2 इयर्स तक उस पर्सन के अंदर रह सकती है। तो इसी वजह से इसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ सिम्टम्स, काजेस और ट्रीटमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सेम इसके सिम्टम्स होते हैं, सेम एज COPD। ठीक है, जिनमें क्या आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है? जिसमें चेस्ट की टाइटनेस हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस। इसके साथ साथ चेस्ट वीजिंग हो सकती है, और चेस्ट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ना, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट
इन्फेक्शंस इसमें देखे जा सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंट होते हैं इन्फेक्शंस, याद रखना आपने। ये जो इन्फेक्शंस हैं ये क्या हैं, फ्रीक्वेंट हैं। जिस तरह से COPD में होते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका ट्रीटमेंट बच्चों क्या होता है। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली आप प्रिवेंशन इसकी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार है तो अगर वो क्विट कर दे स्मोकिंग को, तो उससे इस डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन होता है वो स्लो डाउन हो सकता है। दूसरे ट्रीटमेंट के अंदर सेम वही आपके पास आ जाते हैं जो आप COPD में पढ़ के आए थे, जिनमें कौन कौन से हैं आपके पास। ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ब्रोंकाई को खोलने वाले जो केमिकल्स होते हैं ट्रीटमेंट होते हैं। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन थेरेपी है, यानी कि सेम वही ट्रीटमेंट हैं जो COPD के अंदर आपने पढ़े थे। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। लास्ट की अगर हम बात करें डिसऑर्डर की, लास्ट डिसऑर्डर की, तो वो कौन सा आता है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा बच्चों, एम्फीसीमा बेसिकली क्या होता है, ये भी टाइप है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, ठीक है। इसके काजेस कौन कौन से हो सकते हैं। काजेस में स्मोकिंग है, इसके अलावा दूसरे पोल्यूटेंट्स, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। सेम वही अल्फ़ा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का बॉडी में ना बनना, ये इसकी वजह बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इफ़ेक्ट क्या होता है इसका। इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही इसकी डिफ़ाइन है, इसका कॉन्सेप्ट आता है। एम्फीसीमा के अंदर बेसिकली जो इनर वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और डैमेज होने के बाद वो फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, रप्चर, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक लार्ज एयर स्पेस बन जाती है, जिससे जो सरफेस एरिया होता है अवेलेबल एरिया रिड्यूस कर जाता है। अब आपने बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है। मैं यहाँ पे दो आपके सामने इस तरह से क्या बना रहा हूँ, चेम्बर बना रहा हूँ। ये चेम्बर्स जो हैं ये बेसिकली हमें जाहिर कर रहे हैं किसके हवाले से, एलुलाई की सरफेस के हवाले से। अब आप देख सकते हैं जब बाहर से कोई ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी अब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस दीवार पे, मतलब इन सारी जगहों पे ऑक्सीजन क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। लेकिन एम्फीसीमा में क्या होता है, अगर आप इन सारी लाइनों को इकट्ठा करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएं
तो ये बहुत लंबी लाइनें बनेंगी इस तरह से, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। लेकिन एम्फीसीमा में ये दीवारें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं और एक सिंगल चेम्बर बन जाता है। ठीक है, अब इस सिंगल चेम्बर के अंदर सरफेस एरिया कम है, यानी कि अगर आप इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल, तो ये क्या होगी, इतनी सी बनेगी। तो आप देख सकते हैं पहली वाली सरफेस एरिया ज़्यादा था, पहले वाली सरफेस जहाँ से ऑक्सीजन क्या हो सकती थी, एक्सचेंज हो सकती थी, वो क्या थी, ज़्यादा थी। अब क्या होगी, वो रिड्यूस कर गई है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो होती है, गैस एक्सचेंज, वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है। इसकी प्रॉपर डायग्राम मैं आपको बनवाता हूँ इसके एंड पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। इस बीमारी की इलामात क्या होती हैं बच्चों, सिम्टम्स के अंदर जो मेजर सिम्टम्स हैं उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना, इसके साथ साथ कफिंग, खांसी का होना, वेजिंग, खरखराहट, फटीक क्योंकि ऑक्सीजन सही तरह से एक्सचेंज नहीं हो रही है अब, और चेस्ट टाइटनेस। ये इसमें देखी जाती है। लास्ट में आ जाता है बच्चों इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सेम आप कह सकते हैं, उसी वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, कि पहले नंबर पे क्या है, स्मोकिंग को क्विट कर देना, क्विटिंग स्मोकिंग, जिससे क्या हो सकता है, जो प्रोग्रेशन होती है डिजीज़ की वो स्लो डाउन हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें आपके पास क्या आ जाता है, ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाते हैं, डायलेटर्स, ऑक्सीजन थेरेपी है, इसके अलावा पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन है, और स्टीरॉयड इनहेलेशन आ जाती है, यानी इनहेल्ड स्टीरॉयड्स, जैसे कि कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स जो हैं, ताकि जल्दी रिकवरी करवाई जा सके। इसकी डायग्राम में बच्चों, एम्फीसीमा की डायग्राम में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल एलोलाई का स्ट्रक्चर बनाना है। इस नॉर्मल एलोलाई के स्ट्रक्चर में आप इसी तरह से क्लस्टर बना लेंगे एलोलाई का, और उसमें आपने इस तरह से वॉल्स को शो करवा देना है। ये सारी क्या है, एलोलाई की दीवारें आ जाती हैं, ओके, जिसमें जगह जगह पे गैस क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है। यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। जबकि ये है नॉर्मल एल्वियोलाई। जबकि एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, एम्फीसीमा में आप वैसे ही एल्वियोलाई बनाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आप वॉल्स को क्या करेंगे, लेस प्रोमिनेंट बनाएंगे, यानी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुकी है इस तरह से। तो अब सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत कम हो गया सरफेस एरिया में, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ लंग्स का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इस पूरे लेक्चर को अगर आप चाहें तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।